गाइस, आज का वीडियो जानदार, शानदार और धमाकेदार है क्योंकि आज की वीडियो में आप वो चीज को सीखने जा रहे हैं जो कि अंग्रेजी में पूछे जाने वाला पहला सवाल होता है। टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। आई होप कि आज की वीडियो देखने के बाद में बहुत आसानी से आप अपने डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं और इसके साथ ही साथ कोई कहानी को नरेट करना है उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी मिस मत करिएगा और इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स को बताऊंगी जिनके मदद से आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि आपकी मदद से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही क्या बताऊं, खुशी की बात होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये रहा वो चीज गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी मदद से हम अपना डेली रूटीन किसी से बता सकते हैं या कोई भी कहानी अंग्रेजी में बनाकर लिख सकते हैं या किसी से बता सकते हैं। इसके अंदर गाइस सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसे वह जाता है, राम खाता है, हम लोग खेलते हैं। यानी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को लगाना है एंड वर्ब को लगाना है। वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को लगाना है। एक्शन वर्ड्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब्स अभी नहीं आएगी। जैसे वह जाता है, इस तरह से गाइस क्रिया के अंत में ता है आया है। लेकिन यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिए गाइस कि लर्नर्स अंग्रेजी बोलते समय सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर करते हैं। जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ही और है के लिए इज लगाएंगे और जाना के लिए गो। है के लिए इज लिखते हैं और जाना के लिए गो। यह सेंटेंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट है गाइज। इज के साथ आप गो नहीं लिख सकते हैं, इज के साथ आप गो ही लिखेंगे और यह तब लिखेंगे जब आप बता रहे हैं और उस समय उस काम को कर रहे हैं। यानी कोई काम जारी हो, कोई काम को कर रहे हैं और उस वक्त आप बता रहे हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूं, तब आप इज को लगाएंगे एंड गो के साथ आप आईएनजी को लगाएंगे। वर्ब के साथ आईएनजी आप लिखेंगे। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग। आप वीडियो देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो। इस तरह से आप बोलेंगे, यानी कि कोई भी एक्शन हो रहा है और उस समय आप बता रहे हैं तो इसमें आप इज एम आर का यूज किया जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होता है। ही इज गो, यह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है। इस तरह के सेंटेंस के साथ आप अंग्रेजी बोलते हैं तो गलत अंग्रेजी बोलते हैं। ही गोज होगा, गोज होगा, ही और गोज होगा, इज यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर है तो एस या ईएस को लगाया जाता है तो ईएस यहाँ पर लगेगा, लेकिन इज का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। इज का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जो कोई काम हो रहा है उस समय हम लोग बताते हैं तो इज का यूज किया जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। एंड इज का यूज गाय, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया कि जब आप अपना या सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मैं बीमार हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मैं बीमार हूं, टीचर हूं, मैं सुंदर हूं, हैंडसम हूं, इस तरह से यहां पर आप इज का यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी के स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं, किसी की स्थिति अवस्था के बारे में आप बात करते हैं तो वहां पर इज एम आर का यूज किया जाता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में अभी अभी आपने समझा, और अगर आप वीडियो को नहीं देखेंगे तो प्लीज देख लीजिए, वहां पर आप अच्छे से समझ जाएंगे। इज एम आर का यूज यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, दशा के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है और कैसा है, तो वहां पर इज एम आर का यूज किया जाता है। एंड वहां पर इज एम आर के बाद में नाउन या एडजेक्टिव आएगा, कोई एक्शन वर्ड्स नहीं आएंगे। एंड इज का यूज गाइज पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। जैसे मेरे द्वारा इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है, दिस टॉपिक इज टॉट बाय मी। इस तरह से पैसिव वॉइस में इज का यूज होता है। जब सब्जेक्ट की स्थिति यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, इसके बारे में अगर आप बताते हैं वहां पर इज का यूज करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा है और उस समय बता रहे हैं तो वहां पर इज का यूज होगा और वर्ब यानी एक्शन वर्ड के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस गलत है गाइस, इसको इस तरह से आप बनाएंगे, ही गोज, यानी वर्ब में आप एस या ईएस को लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर ईएस को लगाएंगे। यहाँ पर एक्शन वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक्शन वर्ड्स यानी खाने पीने,
गाने, हंसने खेलने जाने का ये वर्ड्स यहाँ पर आएंगे। तो ही गोज यानी वह जाता है, वह जाता है, जा रहा है, यह बात नहीं हो रही है, वह जाता है। इस तरह से गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही होता है कि कोई भी काम जो है होता है, कोई काम हो रहा है या पूरा हो चुका है, इसके बारे में पता नहीं चलता है, यानी काम की स्थिति निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर काम, एक्शन जो है, एक्शन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। दैट्स वाई इसे हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं, यानी अनिश्चित कहते हैं। तो कोई भी काम होता है यह पता चलता है, यानी होता है, यानी कि कई बार होता है, कभी कभी होता है, महीने में 2 बार होता है। इस तरह से कोई काम होता है, प्रेजेंट में कोई काम होता है, लेकिन अभी हो रहा है या हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसके बारे में यहाँ पता नहीं चलता है। दैट्स वाई इसे हम लोग इनडेफिनिट कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं गाइज और कुछ रूल्स को समझते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपना डेली रूटीन किसी से बता सकते हैं। तो रूल्स यह है गाइज कि पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, वर्ब के बेस फॉर्म होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। एंड कहां पर आप वर्ब के साथ एस लगाएंगे, कहां पर एस लगाएंगे, कहां पर बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराइए नहीं, एक बार आप जान जाएंगे तो जिंदगी भर के लिए आप भूलेंगे नहीं। तो सब्जेक्ट गाइज आई, वी, यू, दे, नाउन यानी प्लूरल, जब मोर देन 1 की बात होगी, यानी कि राम एंड श्याम, राम, श्याम एंड रोहन, इस तरह से एक से ज्यादा की जब बात होगी तो वहां पर हम लोग सब्जेक्ट जब प्लूरल में होगा तो वहां पर वर्ब क्या आ जाएगी, V1 यूज होगा, यानी कि बेस फॉर्म का आप यूज करेंगे। आई और यू ये तो सिंगुलर है, आपको भी पता होगा, इंग्लिश ग्रामर में ये एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कहीं पर इनका जो यूज है आई का, बेसिकली आई का यूज कहीं सिंगुलर के रूप में होता है, कहीं प्लूरल के रूप में होता है। जैसे आई के साथ वॉज का यूज होता है, लेकिन आई के साथ हैव का यूज होता है। एंड यू भी सिंगुलर होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये एक्सेप्शन है, एक के लिए भी हम लोग यू का यूज करते हैं और तुम लोग यानी बहुत सारे लोग के लिए भी हम लोग यू का यूज करते हैं, लेकिन यू जो है ऑलवेज प्लूरल में ही आता है। इस तरह से गाइस आई और यू यहाँ पर प्लूरल ही है, प्लूरल सब्जेक्ट्स है यहाँ पर। तो आई, वी, यू, दे, नाउन, नाउन में किसी का नाम, किसी माने 2 का नाम, 2, 3, 4, 10 इस तरह से कोई नाम आए तो वहां पर वर्ब हम लोग लगाएंगे, बेस फॉर्म पे यूज करेंगे, यानी V1। इसके साथ हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम लोग रोज स्कूल जाते हैं। यू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम लोग रोज स्कूल जाते हो। दे गो टू स्कूल एवरी डे, वे लोग रोज स्कूल जाते हैं। एंड राम एंड श्याम गो टू स्कूल एवरी डे, राम, श्याम एंड रोहन गो टू स्कूल एवरी डे। इस तरह से गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई आप वर्ब के बेस फॉर्म पे यूज करेंगे एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस में। और इसके पहचानने का नियम है गाइज कि क्रियाकंत में ता, हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, इस तरह से आएगा। लेकिन आपको ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है यह देखकर नहीं चलना है। रिटन इंग्लिश में तो आप देखते हुए समझ जाए कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको सोचने का टाइम नहीं रहेगा, यानी कि सोचने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा, अंग्रेजी कब बोल पाएंगे आप, है ना। तो इसको आप माइंड में बैठाना होगा कि जब कोई काम होता है, यानी कि महीने में 2 बार या हमेशा होता है, यानी कि अगर आपको डेली रूटीन के बारे में बतानी हो, अपने हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करनी हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वहां पर यूज होगा। आपको ये चीज को दिमाग में रखना होगा, तभी आप अंग्रेजी बहुत आसानी से बोल पाएंगे। हर समय क्रियाकंद में ता है आया तो अच्छा इस तरह से ये बनेगा तब मैं बोलूंगी, जी नहीं। बस आपको यह समझना है कि किस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, यह आप समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी आप बोल पाएंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट, नेम यानी किसी एक का नाम, किसी एक का नाम, यानी राम या श्याम या सीता, किसी एक का नाम होना चाहिए, है ना। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को लगाएंगे और वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस को लगाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पर किसी एक के बारे में बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस को लगाएंगे। जैसे यहाँ पर गोज है, प्लेज लिखेंगे, इट्स लिखेंगे, विप्स लिखेंगे, स्लिप्स लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पर वर्ब के साथ यानी मेन वर्ब के साथ आप एस या ईएस को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर की बात हो रही है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम लोग लिख देंगे। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, एंड राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम ईट्स, राम प्लेज, ही प्लेज, ही ईट्स, ही विप्स। इस तरह से सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस को लगा डालेंगे बिना सोचे समझे। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो बस बेस फॉर्म को हम लोग लिखेंगे, जैसे वी गो, वी प्ले, वी जंप। इस तरह से यू गो, यू राइट, यू वॉच। इस तरह से इसके साथ आप वर्ब में कोई छेड़खानी एस या ईएस को बिल्कुल नहीं लगाएंगे अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस को लगाएंगे। कहां पर एस और ईएस को लगाएंगे इसके बारे में भी आप यहाँ पर समझेंगे। तो गाइस अब आप इतना समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पर यूज होगा। और वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स अभी नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर केवल मेन वर्ब का यूज हो रहा है। खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने का काम यहाँ पर हो रहा है। एंड यहाँ पर जो गाइस है कि सब्जेक्ट सिंगुलर में आप एस या ईएस को लगाएंगे वर्ब के साथ, एंड ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आप लिखेंगे। देन अब हम लोग समझते हैं कि वर्ब के अंत में, किस वर्ब के अंत में ईएस को लगाया जाता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। कई बार लर्नर्स कंफ्यूज हो जाते हैं किस वर्ब के अंत में हम लोग ईएस को लगाएं। वर्ब के अंत में ओ एस 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 एच सी एच एक्स आए तो ईएस को लगाना चाहिए, यानी कि वहां पर ईएस लगेगा जब वर्ब के अंत में ओ आए। जैसे यहाँ पर ओ आया है ना गाइस, तो हम लोग ईएस को लगाए हैं। एस एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए तो वहां पर हम लोग ईएस का यूज कर सकते हैं वर्ब के साथ, है ना। जैसे यहाँ पर टीच है तो सी एच आया है तो टीचेज हो गया, वॉश है तो वॉशेज हो गया, यहाँ पर गो के साथ गोज। इस तरह से इस कंडीशन में आप ईएस को लगा सकते हैं, यानी कि जब वर्ब में ये आए तो आप ईएस को ही लगाएंगे। एंड देन यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि ये वाई आया है और वाई के जस्ट पहले कॉन्सोनेंट आया है, तो आप क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ईएस लिखेंगे, आई ई एस, है ना, कैरी, कैरीज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं गाइस कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कई जगहों पर किया जाता है गाइस। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ गए तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी कहानी आप बनाकर अंग्रेजी में लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, अपनी डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं। तो आज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला इसका यूज हैबिचुअल एक्शन यानी आदत या डेली रूटीन, दैनिक कार्य बताने के लिए किया जाता है। जैसे और यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिएगा कि वाक्य में ऑलवेज यानी कुछ ये टाइम एक्सप्रेशन है गाइस, इनका यूज करते हुए हम लोग अपना डेली रूटीन के बारे में बताते हैं कि कोई भी काम कब कब करते हैं। ये टाइम एक्सप्रेशंस का हम लोग यूज करते हुए बताते हैं। तो ये ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, सम टाइम। इस तरह से इन टाइम एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हम बताते हैं कि ये काम कब कब करते हैं। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसकी चूंकि सब्जेक्ट आई है इसलिए यहाँ पर गेट का यूज किया गया है, गेट अप। गेट्स अप यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं रोज 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आई नेवर टेल अ लाई, इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, दैट्स वाई यहाँ पर टेल का हम लोगों ने यूज किया है। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप टेल का यूज करेंगे, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगी तो यहाँ पर आप
सब्जेक्ट वर्ब के साथ आप एस या एस को लगा डालेंगे। ही आएगा ही नेवर टेल्स अ लाई, इस तरह से आप बोलेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगी तो वर्ब के साथ आप एस या एस को लगाएंगे। और इन टाइम एक्सप्रेशंस को हम लोग यूज करते हुए कोई भी काम कब कब करते हैं बताते हैं। जैसे मैं हमेशा वहां जाती हूँ, आई ऑलवेज गो देयर, वह हमेशा वहां जाता है, ही ऑलवेज गोज देयर, है ना, ही है तो गोज आप बोलेंगे। इस तरह से मैं कभी नहीं वहां जाती हूँ, आई नेवर गो देयर, वह कभी नहीं वहां जाता है, ही नेवर गोज देयर। इस तरह से इन टाइम एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हम लोग बताते हैं कि ये काम हम लोग कब कब करते हैं। और दूसरा इसका यूज गाइस यूनिवर्सल ट्रूथ एंड परमानेंट ट्रूथ के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो हर जगह लागू हो, कहीं पर भी बदल न सके, इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में उगता है, यह सच है तो सच है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। यह यूनिवर्सल सच है, ट्रूथ है कि सूरज जो है पूरब में ही उगता है, सूरज पश्चिम में डूबता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये हर जगह लागू है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। तो यहाँ पर सन चूंकि एक है तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग राइजेज लगाए हैं, यानी कि राइज के साथ वर्ब के साथ एस को लगा दिए हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम पूरब में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग एस को लगाएंगे, चूंकि एक सूरज की बात हो रही है, सूरज एक ही होता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो इस तरह से यहाँ पर द अर्थ है, पृथ्वी एक है, तो यहाँ पर हम लोग मूव्स लगाए हैं, यानी कि एस को यहाँ पर वर्ब के साथ लगा दिए हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर है। इस तरह से यहाँ पर दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर है, तो यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है, एक शहर की बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग एस को लगाए हैं, वर्ब के साथ एस को लगाए हैं। एंड नेक्स्ट गाइज, इसका जो यूज है टू टेल स्टोरीज, यानी कोई भी आप स्टोरीज को नरेट करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके कर सकते हैं। किसी भी स्टोरी को आप आसानी से नरेट कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके। किसी बच्चों को आपको स्टोरी सुनाना है तो इस टेंस की मदद से आप आसानी से स्टोरी को लिख सकते हैं, सुना सकते हैं। जैसे द ब्रेव डॉग नाउ किल्स द स्नेक एंड वेट्स फॉर हिज मास्टर्स रिटर्न, बहादुर कुत्ता अब स्नेक को मारता है, सांप को मारता है और अपने मास्टर का आने का इंतजार करता है। इस तरह से यहाँ पर ब्रेव डॉग की बात हो रही है, यहाँ पर एक डॉग की बात हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पर किल्स का यूज हुआ है, एस लगा है, एंड वेट्स यहाँ पर एस का यूज हुआ है। तो बहादुर कुत्ता जो है सांप को मारता है और अपने मास्टर का आने का इंतजार करता है। इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से कोई भी कहानी को आसानी से नरेट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर हेडलाइंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज न्यूज़पेपर हेडलाइंस में भी होता है। जैसे पीएम साइंस डील, पीएम साइंस डील, ये साइंस नहीं है, इसको साइंस मत समझिएगा, सब्जेक्ट साइंस नहीं है, ये सिग्नेचर करने के लिए है। तो यहाँ पर पीएम है तो चूंकि यहाँ पर हम लोग एस का यूज किए हैं, पीएम साइंस डील। इस तरह से न्यूज पेपर हेडलाइंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स कमेंट्री, जब खेल चलते वक्त कमेंटेटर्स कमेंट्री करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे विराट स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, तो चूंकि विराट सिंगुलर पर्सन है दैट्स वाई यहाँ पर स्ट्राइक में स्ट्राइक्स हम लोग लगाएंगे, एस को लगा दिए। एंड देन बॉल, विराट बॉल को मारता है एंड वह बाउंड्री लाइन के उस पार जाती है। इस तरह से यहाँ पर गोज लगा है ना। इस तरह से गाइज आप सिंगुलर पर्सन के साथ आप एस को, वर्ब के साथ एस को लगाएंगे। एंड नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज गाइज नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य के लिए, जो रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स, यानी भविष्य के लिए बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, लेकिन टाइम टेबल वहां पर सेट होगा, कोई प्रोग्राम तय होगा, तो फ्यूचर की बात होते हुए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो,
चीफ मिनिस्टर कल यहाँ पर आएंगे, बात होगी फ्यूचर की, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंगल पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कम्स लगाए हैं। चीफ मिनिस्टर कल यहाँ पर आएंगे, तो इस तरह से फ्यूचर की बात होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाया जाएगा। गाइज, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, प्लेन 10 बजे टेक ऑफ करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर टाइम एक सेट है, टाइम टेबल सेट है, दैट्स वाई यहाँ पर फ्यूचर की बात होते हुए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और यहाँ पर एस लगा है चूंकि द प्लेन की बात हो रही है। इस तरह से गाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग अपना इमोशन या फीलिंग को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, वी लव आवर कंट्री, मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, आई लव माई मदर, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इस तरह से अपना इमोशन या फीलिंग व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इस तरह से गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन इसका यूज सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, यानी हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से जान गए तो आप आसानी से अपने डेली रूटीन को बता सकते हैं। और गाइज आपके लिए होमवर्क है, आप डेली रूटीन के ऊपर, आप अपने डेली रूटीन के ऊपर 5 सेंटेंस लिखकर कमेंट जरूर करिए गाइज। यानी सुबह उठने से लेकर और सोने जाने से पहले के बीच में जो जो आप काम करते हैं उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए। गाइज सेंटेंसेस बनाइए, सेंटेंसेस को लिखिए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। जितना आप बोलेंगे, जितना आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जल्दी आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, 6 बजे जगते हैं 6 o'clock, 7 बजे जगते हैं 7 o'clock। इस तरह से मैं इसके बाद ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। ध्यान देना होगा, सब्जेक्ट आई है तो वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे। देन मैं नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ। मैं नाश्ता करता हूँ, आई हैव ब्रेकफास्ट। बहुत ही इजी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मतलब क्या बताएं, आज के बाद आप बहुत आसानी से अपने डेली रूटीन के बारे में बता सकते हैं। जो जो आप काम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज अब आगे हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे, और ये भी समझना बहुत जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंस यानी डू नॉट, डज नॉट का यूज कहां पर किया जाता है। अगर डू नॉट, डज नॉट को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कंपल्सन वाले सेंटेंसेस यानी कि डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू, या डिजायर वाले सेंटेंसेस यानी कि डज नॉट वांट टू, डू नॉट वांट टू के बारे में आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो डू नॉट, डज नॉट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को, जहां पर डू और डज धमाल करेंगे। इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में आपको यह ध्यान रखना था कि किस सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ईएस को लगाना है या नहीं। वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थी, लेकिन यहां पर गाइज एस या ईएस का टेंशन नहीं है। यहां पर आपको 2 नए वर्ड्स मिलेंगे जिन्हें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, और जिन सब्जेक्ट के वर्ब के साथ आप एस या ईएस को लगाते थे पॉजिटिव सेंटेंस में, वहीं पर आप डज को लगाएंगे और वर्ब बेस फॉर्म में होगी। यानी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जहां पर आप एस या ईएस को लगाते थे वर्ब के साथ, वहीं पर आपको डज को लगाना है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये होंगे गाइस कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट, डज नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा। डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और इसके बाद में आप मेन वर्ब का यूज करेंगे। मेन वर्ब यानी खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने का ये जो काम है, एक्शन वर्ड्स है, इनको आप लिखेंगे और यहां पर आप वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे, यानी V1 का यूज करेंगे। मतलब गो है तो गो ही लिखेंगे, ईट है तो ईट ही लिखेंगे। यहां पर एस या ईएस का चक्कर नहीं है। एंड इसके बाद में आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे,
यानी नेगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे, जिसे आप लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कर सकते हैं। देन मेन वर्ब को लिखेंगे और मेन वर्ब का बेस फॉर्म का यूज होगा, यहाँ पर V1 का यूज होगा, एस या ईएस का कोई चक्कर नहीं है। देन ऑब्जेक्ट को लिख डालेंगे। तो यहां पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कहां पर आपको डू नॉट का यूज करना है, कहां पर डज नॉट का यूज करना है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चीजें वही होंगी गाइज, यानी कि आई, वी, यू, दे, नाउन यानी एक से ज्यादा नाम आएगा, राम एंड श्याम, राम, श्याम एंड रोहन। इस तरह से जब मोर देन वन की बात होगी, नाम जब एक से ज्यादा आएगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट, आई और यू के साथ भी आप डू नॉट का ही यूज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये कहीं पर आई का यूज एज अ प्लूरल की तरह होता है और कहीं पर इसका सिंगुलर की तरह होता है। तो यहाँ पर आई का जो यूज है प्लूरल की तरह हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर आप डू ही लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे। आई, वी, यू, दे एंड दो, जब नाम आएगा दो या दो से ज्यादा, तो वहां पर आप डू नॉट का यूज करेंगे। और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है, यहां पर ओ को हटा के एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, डोंट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि मेन वर्ब को लिखेंगे, यानी मेन वर्ब गो है तो गो ही लिख देंगे, इट है तो इट ही लिखेंगे, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे यहाँ पर आप नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ। एंड देन ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को आप लिख देंगे। तो किस तरह सेंटेंस बनेगा गाइस कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह सेंटेंस बनेगा। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, सॉरी मैं स्कूल नहीं जाता हूं। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। इस तरह से गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आप डू नॉट की यूज करेंगे और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। देन मेन वर्ब को लिखेंगे और मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। एंड यहाँ पर डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है। आई डोंट गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि ही, शी, इट, नाउन, किसी एक का नाम, सिंगुलर है ना, किसी एक का नाम होना चाहिए, जैसे कि राम है, श्याम, सीता, किसी एक का नाम है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसके साथ आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज होगा। यहाँ पर आप डज नॉट का यूज करेंगे, डज नॉट। और इसके बाद में क्या करेंगे, आप गो लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर एस या ईएस को नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ईएस लग चुका है। विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डू के साथ डज हो चुका है, ईएस आ चुका है, तो यहाँ पर अगेन आप ईएस लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईएस का यूज नहीं करना है, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, यानी कि गो, इट, स्लीप, इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट, डज नॉट आ रहा है। इसके बाद ग्रामर का रूल है कि V1 का ही यूज होगा, यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगेगा। एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होता है, जहां का लेटर हम लोग हटाते हैं वहीं पर एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। तो यहाँ पर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट होगा। तो इस तरह सेंटेंस बनाया जाएगा गाइस कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज नॉट गोज टू स्कूल मत बोलिएगा, है ना, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, कोई एक नाम, राम डज नॉट गो टू स्कूल, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से यहाँ पर डज नॉट के बाद में गो लगाएंगे, इट लगाएंगे। सीता डज नॉट इट, सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, गीता डज नॉट प्ले फुटबॉल, इस तरह से डज नॉट के बाद में आप वर्ब के बेस फॉर्म को ही लिखेंगे। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है गाइज, यहाँ पर थोड़ा सा बस आप ध्यान देंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे कि आपको बस ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहां पर आप बेस फॉर्म का यूज कर रहे थे पॉजिटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर आप डू नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और बेस फॉर्म पे यहाँ यूज करेंगे ही करेंगे।
लेकिन अगर आप सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होगी ये वर्ब, एंड देन इसके बाद में क्या करेंगे, मेन वर्ब को यूज करेंगे। एस या ईएस को बिल्कुल नहीं लगाएंगे क्योंकि डज ऑलरेडी यहाँ पर ईएस लग चुका है, दैट्स वाई अगेन यहाँ पर आप ईएस को नहीं लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेज में। एंड देन ये ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं करेंगे। जैसे सीता नहीं खाती है, सीता डज नॉट ईट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से आप बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर से गाइस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अब हम लोग गाइस कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। बनाने से चीजें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं गाइस। जैसे कि मैं इस पुस्तक को नहीं पढ़ता हूं, नहीं में यहां पर बात हो रही है, नहीं पढ़ता हूं। आई के साथ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई यहां पर प्लूरल है, दैट्स वाई यहां पर आप डू नॉट का यूज करेंगे। आई डू नॉट, पढ़ना का क्या होगा, रीड होगा। आई डू नॉट रीड दिस बुक, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। यहां पर आप डू नॉट का यूज करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज करना चाहते हैं तो डोंट लिख देंगे, है ना, डोंट, इस तरह से। आई डू नॉट रीड दिस बुक या आई डोंट रीड दिस बुक। वह नहीं गाती है, शी यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है तो शी के साथ क्या आएगा, डज नॉट लिखेंगे आप। शी डज नॉट सिंग, इस तरह सेंटेंस हुआ गाइस। शी के साथ डज नॉट का यूज करेंगे और वर्ब के साथ आप एस या एस को नहीं लगाएंगे, वर्ब का बेस फॉर्म का ही यूज होगा यहाँ पर, यानी सिंग ही लिखेंगे, सिंग्स नहीं लिखेंगे। यहीं पर लर्नर्स बहुत गलतियां करते हैं अंग्रेजी बोलते समय। शी डज नॉट सिंग्स, ऐसा नहीं होता है। डज नॉट एक बार लग चुका है, यहाँ पर डज लग चुका है, दैट्स वाई यहाँ पर बेस फॉर्म का ही यूज किया जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। वे गर्म चाय नहीं पीते हैं, वे के लिए हम लोग दे लिखेंगे, दे, और दे यहाँ पर प्लूरल है, दैट्स वाई दे के साथ क्या लिखेंगे आप, डू लिखेंगे। दे डू नॉट टेक या ड्रिंक लिख सकते हैं आप, दे डू नॉट टेक हॉट टी, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। दे सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर आप डू नॉट का यूज किए हैं। यहाँ पर आई प्लूरल है, डू नॉट होगा, और शी यहाँ पर सिंगुलर है। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। किसी नाम ले लीजिए, राम वहां नहीं जाता है, राम डज नॉट गो देयर। इस तरह से राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। डज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू लगाएंगे, और डू नॉट के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म आएंगी, और डज नॉट के बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे आप। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हुए गाइज, और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस किए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करते हैं। द बॉयज नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर बॉयज है, नाउन यहाँ पर प्लूरल है गाइज, यानी कि बहुत सारे लड़के की बात हो रही है, मोर देन वन की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर डू लगाएंगे, है ना। द बॉयज डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ही यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ आप क्या करेंगे, डज को यूज करेंगे। ही डज नॉट रन फास्ट, इस तरह से यहाँ पर ही के साथ आप डज का यूज करेंगे। देन वी नॉट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो वी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है ना, वी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, डू का यूज करेंगे। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। दे यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, देख सकते हैं आप, तो यहां पर क्या लिखेंगे, डू। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, वे लोग नहीं समझते हैं। इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू और डज का यूज करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहां पर आप डज का यूज करेंगे। आई सब्जेक्ट आई है, तो चूंकि आई भी यहाँ पर प्लूरल ही है, दैट्स वाई यहाँ पर आप क्या करेंगे,
डू को लगाएंगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। इस तरह से डू को लगाएंगे आई के साथ। देन सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और यू भी प्लूरल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डू को लगाएंगे। यू डू नॉट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इस तरह से नहीं करते हो या करती हो, इस तरह से यहाँ पर डू को लगाएंगे, डू नॉट लव मी। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, तो यहां पर आप डज को लिखेंगे, शी डज नॉट रिटर्न होम या शी डजंट रिटर्न होम, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज को लगाएं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू को लगाएं। राम एंड रोहन, यहां पर मोर देन वन की बात हो रही है, यानी कि राम भी है और यहाँ पर रोहन भी है, दो नाउन यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पर प्लूरल हुआ गाइस, यानी कि एक नाउन नहीं है, यहाँ पर दो नाउन है, राम एंड रोहन, मोर देन वन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू को ही लगाएंगे, नेचुरल सी बात है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू को लगाएंगे, तो डू यहाँ पर लग गया। एंड नॉट है एंड डू, यहाँ पर डू जो है गाइस काम करने के, यानी कि मेन वर्ब है, यहाँ पर डू यहाँ पर मेन वर्ब है। एनीथिंग, राम एंड रोहन डू नॉट डू एनीथिंग, राम एंड रोहन कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से यहाँ पर डू का जो यूज है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर डू आया है, लेकिन यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब के रूप में आया है, ठीक है, क्योंकि डू डज का यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। यहाँ पर डू डज हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है जो एक्शन वर्ड्स है यहाँ पर, जैसे रिटर्न हुआ, डू हुआ, लव हुआ, स्पीक हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, प्ले हुआ, रन हुआ, सिंग हुआ, यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं। मेन वर्ब है ये, यानी एक्शन वर्ड्स हैं ये। इस तरह से गाइस ये नेगेटिव सेंटेंसेस हुए, यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, यानी कोई भी काम नहीं होता है। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, वे लोग नहीं समझते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस हुए। और अब मैं आशा करती हूँ कि इतना आप समझ चुके होंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको डू का यूज करना है और कहां पर आपको डज का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वहां पर आप डज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको डज का यूज करना है। एंड नॉट आएगा, इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है, यानी रन को रन ही लिखना है, एस इसमें एस या एस को नहीं यूज करना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, यानी यू है, आई है, दे है, राम एंड श्याम है, तो वहां पर आपको डू का यूज करना है और इसके बाद में बेस फॉर्म आएगी, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। इस तरह से स्पोकन इंग्लिश में यानी बोलते हुए आप शी डज नॉट के जगह डजंट बोल सकते हैं, शी डजंट रिटर्न होम, कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। राम एंड रोहन डोंट डू एनीथिंग, डोंट का यूज कर सकते हैं। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन का यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर रिटन इंग्लिश में पूरे फॉर्म्स को लिखे जाते हैं। यानी कि रिटन इंग्लिश में आपको लिखना जब है तो पूरे फॉर्म को लिखिएगा, यानी कि आई डू नॉट रीड दिस बुक, इस तरह से कहीं आप रिटन टेस्ट दे रहे हैं तो पूरे फॉर्म को लिखिएगा, है ना। डू नॉट लिखना जरूरी है, लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करें यानी इंग्लिश बोल रहे हैं तो वहां पर आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, डोंट डजंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एम्फेसाइज करके बोलना है, यानी कि जोर देके बोलना है, तो वहां पर आप पूरे फॉर्म का यूज करिएगा। जैसे कि वह नहीं गाती है, वह नहीं गाती है, तो आप इसको नॉर्मल अगर बोलेंगे तो शी डजंट सिंग बोल सकते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर आपको एम्फेसाइज करके बोलना है तो इस तरह से आप बोलेंगे शी डज नॉट सिंग, शी डज नॉट सिंग, इस तरह से आप यहाँ पर एम्फेसाइज करेंगे, नॉट पर आप जोर डालेंगे, है ना, नॉट के ऊपर आप स्ट्रेस डालेंगे। तो अगर आपको एम्फेसाइज करके बोलना है तो पूरे फॉर्म को यूज करिएगा। अगर आपको नॉर्मल बोलना है तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, शी डज नॉट सिंग इस तरह से बोल सकते हैं। और लिखने में यानी कि कहीं आप टेस्ट दे रहे हैं तो कोशिश करिएगा वहां पर पूरे फॉर्म को लिखने के लिए, यानी कि डज नॉट, डू नॉट, इस तरह से आप लिखेगा। आई होप गाइज अब आप नेगेटिव सेंटेंसेस को समझ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को भी आप समझ चुके हैं। आई वी यू दे नाउन यानी प्लूरल नाउन यानी मोर देन वन की जब बात होगी तो वहां पर आप डू नॉट का यूज करेंगे और इसके बाद में वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसमें वर्ब के साथ कुछ नहीं करना है, बस डू नॉट का यूज करना है। डू नॉट हेल्पिंग वर्ब और ही शी इट
सिंगुलर नाउन, यानी कि जब एक की बात होगी, एक किसी का नाम आएगा, एक का किसी का नाम आएगा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। डज नॉट, इसके बाद में वर्ब के साथ एस या ईएस को नहीं लगाना है, वर्ब के बेस फॉर्म का यूज करना है। देन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। तो अब हम लोग गाइस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। चीजें सेम होंगी, यानी कि यहां पर भी आप डू और डज का यूज करेंगे, लेकिन डू डज का यूज यहां पर शुरुआत में होगा। यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद डू डज का यूज हो रहा था, लेकिन यहां पर डू डज का यूज सब्जेक्ट के पहले होगा। और गाइज अंग्रेजी में प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ और दूसरा बनता है WH फैमिली के साथ है। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में मिले उनका शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होता है, और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में न मिले उन प्रश्नों का शुरुआत WH से होता है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस को समझेंगे, यानी कि जिन प्रश्नों का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगा उनको पहले हम लोग समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है गाइस, कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी शुरुआत में डू और डज का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आएंगी, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन मेन वर्ब यानी बेस फॉर्म का यूज होगा, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट का यूज होगा। डू और डज का यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है यह आप पहले ही समझ चुके हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको समझना बहुत ही आसान होगा। डू का यूज आप ऑलरेडी जानते हैं कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ नाउन यानी कि प्लूरल नाउन। जब राम एंड श्याम यानी मोर देन वन की बात होगी तो वहां पर आप डू का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज होगा, देन मेन वर्ब यानी कि बेस फॉर्म गो हो जाएगा एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल हो जाएगा। इस तरह से सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे गाइस कि क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। क्या तुम लोग स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या क्या आएगा, आज जब हम लोग प्रश्न पूछेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, हाँ या ना, यानी कि इसका उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्नों का आप शुरुआत ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। डू राम एंड श्याम गो टू स्कूल, इस तरह से यहाँ पर डू का यूज होगा। देन नेक्स्ट डज का यूज, आपको मालूम है डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नाउन किसी एक का नाम। डज ही गो टू स्कूल, इस तरह से यहाँ पर भी वही चीज होगी गाइज कि जैसे डज का पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर आ रही हैं, देन वर्ब का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनाया जाएंगे गाइज कि डज शी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। इस तरह से यहाँ पर डज का यूज होगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो, और सब्जेक्ट प्लूरल होगी तो डू का यूज करेंगे। एंड देन मेन वर्ब का यूज होगा, मेन वर्ब यहाँ पर बेस फॉर्म में आएंगी, एंड देन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इस तरह से गाइस जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में मिले उनका शुरुआत ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से होगा। यहाँ पर गाइस कुछ सेंटेंसेस को हमने लिख रखा है। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो, इस तरह से यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है तो आप डू का यूज किए। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। इस तरह से गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया है। जब हिंदी के वाक्य में शुरुआत क्या से हो या अंत में क्या आए, जैसे क्या तुम जानते हो या तुम जानते हो क्या, इस तरह से जब हिंदी के वाक्य में आए तो आप समझ जाइएगा कि इसका शुरुआत जो है, इस प्रश्न का शुरुआत ऑलवेज डू और डज से होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा। यानी कि यहां पर भी शुरुआत में आया है, अगर यहां न लिखकर यहां पर लिखा हो तो भी आप डू का ही यूज करेंगे, डू डज का यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्या तुम जानते हो, हाँ मैं जानता हूं, या नहीं मैं नहीं जानता हूं। इस तरह से यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ही मिल रहा है, तो इस तरह के प्रश्नों का आप शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। क्या वह गाती है, डज
शी सिंग, इस तरह से यहां पर लिखेंगे। इस तरह से यहां पर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहां पर डज का यूज हुआ है। क्या मैं पत्र लिखता हूं, डू आई राइट अ लेटर, इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि इन प्रश्नों का जो शुरुआत होगा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब से होगा। एंड सेकेंड वन इज गाइज क्वेश्चन वर्ड, यानी WH फैमिली। जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं उनका जो शुरुआत है WH से होगा, WH फैमिली से होगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से होंगे उनका शुरुआत। जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। इसका स्ट्रक्चर यह होगा गाइस कि सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन यहां पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। वाई, वाई को लिखें, यानी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो। यहां पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा इसकी क्यों जो है बीच में आ रहा है, न शुरुआत में आ रहा है न लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन के, यानी कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं ना। इसके जवाब देने के लिए आपको डिटेल में देना पड़ेगा, है ना। आप इसका जवाब डिटेल में देंगे, डिफाइन करेंगे भाई मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूं, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। इस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि हाँ या ना में जवाब नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्नों का शुरुआत आप ऑलवेज WH फैमिली से करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड से करेंगे। वेन, इस तरह से गाइस किसी भी वर्ड के साथ आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहां पर वेन मैंने लिखा है, वेन डज शी गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाती है, वह स्कूल कब जाती है। इस तरह से यहां पर हाउ लिखेंगे, तो हाउ डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। इस तरह से आप यहां पर क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, देन सब्जेक्ट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। चीजें वही होंगी गाइज, बस यहां पर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे, जहां पर आपका सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं मिलेगा। जैसे उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या जो है बीच में आया है, हिंदी के वाक्य के बीच में क्या आया है। तो इसका शुरुआत आप क्या करेंगे, WH फैमिली, यानी कि क्या का मतलब होता है व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई आप डज का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन यहां पर मेन वर्ब का यूज करेंगे। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं, वेयर, कहां के लिए वेयर होता है, एंड क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, एंड देन मेन वर्ब का यूज हुआ है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, और ये ऑलवेज वाक्य के बीच में आएगा। यानी कि ये जो WH फैमिली जो व्हाट है, हाउ है, वेयर है, हु है, ये हमेशा ये हिंदी के वाक्य के बीच में आएंगे। वे यहाँ क्यों ठहरते हैं, क्यों के लिए वाई होता है, तो वाई को लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन यहाँ पर स्टे जो हुआ ये मेन वर्ब हुआ, एंड हियर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे गाइस WH फैमिली के साथ, यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ। इस तरह से गाइस जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं उनका शुरुआत ऑलवेज, उन प्रश्नों का शुरुआत ऑलवेज WH फैमिली से होगा, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई से होगा। और जिन प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, हाँ या ना में मिल सकता है, तो उन प्रश्नों का शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। तो अब आप गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझेंगे। तो अब हम लोग गाइज जल्दी से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। चीजें वही होंगी गाइज, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। यहाँ पर प्रश्न दो तरह से पूछे जाएंगे, हाँ या ना वाले और एक क्वेश्चन वर्ड वाले। तो सबसे पहले हम लोग हाँ या ना, यानी यस और नो में जो जवाब मिलता है उसको समझते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होगा गाइज कि यहाँ पर WH को पहले हटा दीजिए, यहाँ शुरुआत करेंगे हम लोग।
हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगी वहां पर डज का यूज होगा। तो डज लिखेंगे पहले, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट का यूज होगा, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाएंगे गाइस कि क्या तुम नहीं जानते हो, यहां पर नहीं आ गया, इससे पहले यहां पर नहीं था, यानी क्या तुम जानते हो इस तरह से था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यहां पर नहीं आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, डू लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट को लिखेंगे, देन नो को लिखेंगे, मेन वर्ब को लिखेंगे। डू सब्जेक्ट देन नॉट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो, इस तरह से यहां पर आप बनाएंगे। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, यानी कि डू यू नॉट, इतने का आप डोंट यू लिखेंगे, डोंट यू नो, इस तरह से, यानी डू नॉट को एक जगह लिख देंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे। डोंट यू नो, क्या वह नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग, इस तरह से लिखेंगे। और कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस तरह से लिखेंगे, डज, डजंट, इतना का आप यहां लिखेंगे, डजंट शी, डजंट शी सिंग, इस तरह से आप बोलेंगे। देन नेक्स्ट वन इज, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो यहां पर पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, देन सब्जेक्ट का यूज किए, देन नॉट का यूज हुआ, देन मेन वर्ब का यूज हुआ। तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस तरह से बनाएंगे आप, डोंट दे, इतने का आप इस तरह से लिखेंगे, डोंट दे रीड, इस तरह से, क्या वे लोग नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस यस या नो क्वेश्चन वाले बनाए जाते हैं, यानी कि डू नॉट को ब्लेंड करके आप यहाँ पर डोंट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे। एंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज और नॉट, डजंट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे। और यहां पर जवाब हाँ या ना में दिए जा सकते हैं। अब सेकेंड वन इज गाइस क्वेश्चन वर्ड के साथ है, यहां पर भी चीजें वही हैं, यहां पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट यूज होगा, यहां पर भी नॉट आ जाएगा, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाएंगे गाइस। उसे क्या अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से गाइस यहाँ पर ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, व्हाट, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है दैट्स वाई आप यहाँ पर डज का यूज करेंगे, देन नॉट का यूज होगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा। व्हाट डज ही नॉट लाइक, इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस तरह से आप बनाएंगे, व्हाट यानी इतने का आप डजंट ही, इस तरह से लिखेंगे, व्हाट डजंट ही लाइक, इस तरह से बोलेंगे। डज और नॉट एक साथ आप लिखेंगे, इसको ब्लेंड करके, और देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन वर्ब को लिखेंगे, एंड सबसे शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसा कि आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में समझा था। तुम कहाँ नहीं जाते हो, तो इस तरह से गाइज यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर होता है, वेयर यानी कि आप यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है दैट्स वाई यहाँ पर डू का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वेयर डू, वेयर का यूज हुआ, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, देन सब्जेक्ट आएगा, देन सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, देन मेन वर्ब का यूज होगा। और डू जो है सब्जेक्ट के पहले आता है, और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद में आता है। इस तरह से वेयर डू यू नॉट गो, इस तरह से फुल फॉर्म में बनाएंगे, पूरे पूरे फॉर्म में, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह से आप लिखेंगे, वेयर डोंट यू, इस तरह से, इतने का आप इस तरह से लिखेंगे, वेयर डोंट यू गो, इस तरह से बोलेंगे। एंड देन वे यहां क्यों नहीं ठहरते हैं, क्यों के लिए वाई होता है, देन यहां पर दे है चूंकि, इसलिए आप यहां पर डू का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन स्टे यानी कि मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। वाई डू दे नॉट स्टे हियर, इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा गाइज। तो कॉन्ट्रैक्शन में इस तरह से लिखेंगे गाइज कि वाई लिखेंगे पहले, देन डोंट लिखेंगे, देन सब्जेक्ट यहां पर दे है, दे लिखेंगे।
वाई डोंट दे स्टे हियर, इस तरह से आप कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे। तो आपने समझा गाइस कि अगर पूरे पूरे फॉर्म में आप बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नॉट को लिखेंगे, देन मेन वर्ब को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में बनाते हैं तो ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट एक साथ आप लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब और नॉट को आप ब्लेंड कर देंगे, तो एक साथ यहां पर लिखेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब आएगी। इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस है। यहाँ पर जवाब हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं। यहाँ पर जवाब देने के लिए आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। और यहाँ पर ये यस और नो वाले सेंटेंसेस है, यहाँ पर आप जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। तो गाइस अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब आप गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझ चुके हैं। तो फटाफट मैं एक बार समराइज कर दूं गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगी। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, बेस फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो वहां पर एस या ईएस लगाएंगे वर्ब के साथ है। वह जाता है ही गोज, मैं जाता हूं आई गो, तुम जाते हो यू गो। इस तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब को लगाएंगे, किस वर्ब के साथ एस या ईएस को लगाना है यह आप समझ चुके हैं। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएंगी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वहां पर आप डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहां पर आप डज का यूज करेंगे। ही डजंट गो, यू डोंट गो, इस तरह से आप बोलेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे गाइस कि यहाँ पर दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यस या नो वाले, और सेकंड वन इज क्वेश्चन वर्ड के साथ है। यानी सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे यहाँ पर यस या नो वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस इस तरह से बनाए गए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा गाइस कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यहाँ पर नॉट का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव की बात हो रही है। एंड यहाँ पर मेन वर्ब आएंगी और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और यस और नो वाले क्वेश्चन के साथ आप पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, मेन वर्ब का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो अब गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अगर आप कोई पास्ट के इंसिडेंट को शेयर करना चाहते हैं तो इसी टेंस का यूज करते हैं। गाइज तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आप बताएं। कोई डाउट रह गया गाइज तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। चैनल पर नए हैं गाइज तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। I will see you in next video. Till then, keep learning, keep practicing.